नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल मैथ करियर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप कुमार और साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था और रेलवे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सांख्यिकी स्टैटिक्स के बारे में, ठीक है दोस्तों, जिसमें कि हमने माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर के बारे में चर्चा की थी और इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया था। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। ठीक है, तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। ठीक है, साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं संख्याओं का या आंकड़ों का मानक विचरण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें संख्याओं का या आंकड़ों का मानक विचरण क्या होता है, तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि संख्याओं का या आंकड़ों का जो मानक विचरण होता है दोस्तों, वो आपका अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन होता है। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले को देख करके घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर कि x क्या होता है आपका, तो यहाँ पर दोस्तों x जो होता है आपका व्यक्तिगत पद होता है, ये प्रत्येक आंकड़े को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें कि x बार क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो x बार होता है वो सभी आंकड़ों का या संख्याओं का माध्य होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पर n क्या होता है, तो साथ ही जो आंकड़ों की संख्या होती है, सवाल में जितने भी आंकड़े दिए होते हैं उन सभी आंकड़ों की जो संख्या होती है वो आपकी n के बराबर होती है। ठीक है, उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा आपका योगफल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका जो मान आएगा उन सभी मानों को जब जोड़ करके योगफल ज्ञात करेंगे तो वो आपका सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, साथियों जब भी आपको संख्याओं का या आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करना हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले करते क्या हैं कि सभी आंकड़ों का या संख्याओं का माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम संख्याओं का या आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों माध्य को हम सबसे पहली संख्या में घटाते हैं, जो आपका अंतर आता है उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ठीक इस प्रकार से हम जो माध्य होता है उस माध्य को पहली संख्या में घटाएंगे, जो भी अंतर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या में माध्य को घटाएंगे, जो भी अंतर आएगा इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सारी संख्याओं में हम माध्य को घटाते हैं, जो भी आपका अंतर आता है उसका स्क्वायर करते हैं और सभी संख्याओं को बाद में जोड़ते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने आंकड़ों की संख्या होती है उतनी आंकड़ों की संख्या से हम भाग करते हैं और आखिर में हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों जो आपका रिजल्ट प्राप्त होता है वो आपका मानक विचरण के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए इस पर एक सवाल देखते हैं। साथियों आरपीएफ 2019 का एक क्वेश्चन है कि 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचरण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सवाल में जो आपको आंकड़े दिए गए हैं वो इस प्रकार है कि 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचरण ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि मानक विचरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सभी आंकड़ों का या संख्याओं का माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे और साथियों माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे एक्स बार, इस प्रकार से आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले हम आंकड़ों का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 13 सात कितना हुआ 20 और 20 10 30 और 30 11 41 41 9 50। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पर जो आंकड़ों का योगफल है कितना है 50 है और आंकड़ों की संख्या कितनी है 2 2 4 1 5। ठीक है, यहाँ पर माध्य ज्ञात करते हैं वो आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या से ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा 10। 50 बटे 5 करेंगे क्या प्राप्त होगा आपको 10। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मानक विचरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक संख्या में से माध्य को घटाते हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्या में से माध्य को घटाते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या 11 है, 11 में से आप 10 घटाएंगे, कितना आएगा साथियों 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर से। ठीक है, इसको सिग्मा यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, सिग्मा मतलब योगफल। दोस्तों दूसरी संख्या 7 है, 7 में से आप 10 घटाएंगे -3 आएंगे, तो -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस, इसके बाद तीसरी संख्या 10, 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 को स्क्वायर करेंगे। इसके बाद 13 में से 10 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 में से 10 घटाएंगे -1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आगे बात करें एन की, एन क्या होता है आंकड़ों की संख्या होती है। ठीक है, तो बटे एन करेंगे, तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है 2 2 4 5। ठीक है, तो आप 5 से भाग देंगे। दोस्तों यहाँ पर इन सभी को हम जोड़ते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा प्लस -3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, बटे 5। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर आप इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है 9 9 18 2 20 बटे 5। ठीक है,
और बाद में दोस्तों क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको प्राप्त होता है 4। ठीक है, और अंडर रूट 4 का मान क्या होता है दोस्तों, 2। ठीक है, अंडर रूट 4 से बाहर क्या निकलेगा, तो साथ ही यहाँ पर जो आंकड़ों का मानक विचलन होगा क्या होगा, 2। ठीक है, तो साथ ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो आंकड़ों का जो मानक विचलन होता है किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के बाद प्रत्येक संख्या में से माध्य को घटाएंगे, जो भी आपका अंतर आएगा उसका स्क्वायर करते जाएंगे और सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, और उसके बाद आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे। ठीक है, आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे और सबसे आखिर में क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे, फिर जो आपका रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपका मानक विचरण के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए इस पर एक और सवाल देखते हैं। साथ ही अगला सवाल है कि 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का मानक विचलन क्या होगा। ठीक है साथियों, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का मानक विचलन क्या होगा। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सभी आंकड़ों का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों मान ज्ञात करेंगे x बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं साथियों, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे तो उसमें यहाँ पर कितना आएगा, 10 10 20 30 40 50। ठीक है, और 11 9 20 11 9 20 और 50 40 कितना हुआ साथियों, 90। ठीक है, यहाँ पर साथियों सभी आंकड़ों को जोड़ करके योगफल ज्ञात करेंगे तो आपको योगफल प्राप्त होगा 90। ठीक है, और आंकड़ों की संख्या कितनी है, 2 2 4 2 6 8 1 9। ठीक है, यहाँ पर साथियों आंकड़ों की जो संख्या है वो कितनी है, 9 है। यहाँ पर 9 संख्या दी गई है, तो क्या करेंगे, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो साथ ही यहाँ पर आपका जो रिजल्ट प्राप्त होगा क्या होगा, 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि सभी आंकड़ों का जो आपको माध्य प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है आपका, 10। ठीक है, साथियों मानक विचरण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि प्रत्येक संख्या में से आप माध्य को घटाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका अंतर आएगा उसका स्क्वायर करके जोड़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 में आप 10 घटाएंगे 0 आएगा, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 में 10 घटाएंगे 0 आएगा, 9 में से आप 10 घटाएंगे -1 आएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 10 में 10 घटाएंगे 0 आएगा, 10 में 10 घटाएंगे 0 आएगा, 11 में से आप 10 घटाएंगे 1 आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 10 में 10 घटाएंगे आप 0 आएगा, 11 में से 10 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 9 में से आप 10 घटाएंगे -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो साथियों आप लोग देख पा रहे हैं कि आप प्रत्येक संख्या में से माध्य को घटाएंगे, जो भी आपका अंतर आएगा उसका स्क्वायर करके जोड़ते जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, बटे आंकड़ों की संख्या n से भाग देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आंकड़ों की संख्या कितनी है, और 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आंकड़ों की संख्या जो n है वो कितनी है, 9 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आप 9 से भाग देंगे, बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, और बटे 9। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा, 4। ठीक है, 4 बटे 9। दोस्तों मानक विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि आखिर में हम उसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको रिजल्ट प्राप्त होता है 2/3। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर आपको 4/9 का वर्गमूल लेने पर रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, 2/3। ठीक है, तो साथियों इन सभी आंकड़ों का जो मानक विचरण होगा वो क्या होगा, 2/3 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आंकड़ों का या संख्याओं का मानक विचलन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझना है कि सभी संख्याओं या आंकड़ों का हम सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या से। ठीक है, इसका प्रत्येक संख्या में से आप माध्य को घटाएंगे, जो भी अंतर आएगा इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और सभी संख्याओं को बाद में जोड़ेंगे। इसके बाद आंकड़ों की संख्या n से भाग देंगे। ठीक है, और इसके बाद आखिर में उसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, फिर जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपका मानक विचलन के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए इस पर एक और सवाल देखते हैं। साथ ही यहाँ पर अगला सवाल है कि 1 4 5 7 और 8 का मानक विचलन 2.45 है। यदि प्रत्येक पद में 9 जोड़ दें तो मानक विचलन क्या होगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आंकड़े आपको दिए हैं 1 4 5 7 और 8। ठीक है, और इनका जो मानक विचलन है वो आपको दिया गया है 2.45 है। ठीक है, इसमें बोला गया है आपसे कि यदि प्रत्येक संख्या में से अगर हम 9 जोड़ दें तो मानक विचलन क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो साथियों इसके लिए आपको हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि जब भी हम प्रत्येक आंकड़े में से कोई संख्या जोड़ते हैं, ठीक है, तो साथियों उसके मानक विचलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जो मानक विचलन आपका पहले प्राप्त होगा, ठीक है, वही मानक विचलन प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने के बाद भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो साथियों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रत्येक आंकड़े में प्रत्येक संख्या में कोई समान संख्या जोड़ते हैं तो उसके मानक विचलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों अगर आपका पहले मानक विचलन 2.45 है, ठीक है,
तो प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने के बाद भी आपको जो मानक विचरण होगा वो 2.45 ही प्राप्त होगा। ठीक है, उम्मीद है साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो साथियों कुछ इस प्रकार से हम संख्याओं का या आंकड़ों का मानक विचरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विचरण या प्रसरण के बारे में। ठीक है दोस्तों, आंकड़ों का या संख्याओं का विचरण या प्रसरण क्या होता है। ठीक है, तो साथियों विचरण या प्रसरण जो होता है वो आपका मानक विचरण के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है साथियों, अगर हमें सवाल में मानक विचरण का मान ज्ञात हो या दिया गया हो तो उसका स्क्वायर करने पर हमें प्रसरण या विचरण का मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो भी आपको मानक विचरण दिया गया होगा इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपको विचरण या प्रसरण का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पर एक सवाल देखते हैं। साथ ही यहाँ पर एक सवाल है कि यदि एक वितरण का मानक विचलन 4 है तो प्रसरण या विचरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सवाल में आप देख पा रहे हैं कि यदि एक वितरण है जिसका मानक विचलन 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसरण या विचरण का मान क्या होगा। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि विचरण या प्रसरण का मान किसके बराबर होता है, मानक विचरण के होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर आपको मानक विचलन कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो आप यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो विचरण या प्रसरण जो प्राप्त होगा, ठीक है वेरिएंस, वो दोस्तों क्या प्राप्त होगा, मानक विचरण का होल स्क्वायर। तो मानक विचरण यहाँ पर कितना दिया गया है, 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा आपको, 16। ठीक है, सदरूप यदि किसी वितरण का मानक विचलन अगर 4 है तो उसका प्रचरण प्रसरण या विचरण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं। साथ ही यहाँ पर अगला सवाल है, यदि एक शहर की जनसंख्या का मानक विचरण 9.5 है तो विचरण या प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, साथ ही आप लोग सवाल में देख पा रहे हैं कि यदि एक शहर की जनसंख्या का जो मानक विचरण है वो 9.5 है तो विचरण या प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साथ ही आप लोग जानते हैं कि विचरण या प्रसरण किसके बराबर होता है, वो मानक विचरण के होल स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर मानक विचरण आपको क्या दिया गया है, 9.5। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आपको विचरण या प्रसरण प्राप्त होगा। तो सर यहाँ पर 9.5 के स्क्वायर करने पर आपको रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, ये आपको प्राप्त होगा 90.25। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आप 9.5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा 90.25। तो यहाँ पर मानक विचरण अगर 9.5 है तो यहाँ पर विचरण या प्रसरण क्या प्राप्त होगा आपको, 90.25। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से हम संख्याओं का या आंकड़ों का विचरण या प्रसरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, उम्मीद है साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माध्य विचरण मीन डेविएशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे माध्य विचरण मीन डेविएशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें संख्याओं का या आंकड़ों का माध्य विचरण क्या होता है, तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ संख्याओं का आंकड़ों का जो माध्य विचरण होता है वो सिग्मा मॉड एम माइनस एक्स आई बटे एन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो आपका एम होता है वो आपका आंकड़ों का या संख्याओं का माध्य होता है। जो आपका एक्स आई होता है वो आपका प्रत्येक आंकड़ों का मान होता है। एक्स आई से हम प्रत्येक आंकड़ों को या प्रत्येक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बटे में जो एन लिखा हुआ है वो दोस्तों आंकड़ों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर जो एन का मान होता है वो आंकड़ों की संख्या होती है। ठीक है साथियों, जब भी हमें आंकड़ों का या संख्याओं का माध्य विचरण ज्ञात करना हो तो साथियों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सभी आंकड़ों का या संख्याओं का माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, यम, ठीक है, जिसे हम यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं का या आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के बाद दोस्तों हम माध्य में से प्रत्येक संख्या को घटाएंगे। ठीक है, जो भी आपका अंतर आएगा उसे हम धनात्मक में लिखेंगे। यहाँ पर माध्य का मतलब धनात्मक संख्या से है। ठीक है, आप माध्य में से प्रत्येक संख्या को घटाते जाएंगे, जो भी आपका अंतर आएगा उसको हम धनात्मक संख्या में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सारी संख्याओं को जोड़ देंगे सिग्मा, और सारी संख्याओं को जोड़ने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे एन। ठीक है, आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे, फिर जो आपका रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपका माध्य विचरण के बराबर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों इस पर एक सवाल देखते हैं। साथियों आरआरबी एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है कि 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचरण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सवाल में देख पा रहे हैं जो आपको आंकड़े दिए गए हैं वो 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचरण क्या होगा। साथियों जैसे कि आप जानते हैं कि माध्य विचरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है साथियों, माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों हम सबसे पहले आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे, आंकड़ों का योगफल। ठीक है, यहाँ पर आप सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको योगफल प्राप्त होगा 49। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आप सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको योगफल प्राप्त होगा 49 बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है, 7। यहाँ पर 7 आंकड़े दिए गए हैं
तो आप 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा 7। ठीक है, 49/7 करेंगे यहाँ पर तो आपको प्राप्त होगा 7। ठीक है, 7। तो साथियों इन सभी आंकड़ों का जो माध्य होगा वो कितना होगा? 7 होगा। दोस्तों माध्य विचरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि माध्य में से प्रत्येक संख्या को घटाते हैं और घटाने पर जो अंतर आएगा उसे हम धनात्मक संख्या के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या 3 है तो आप 7 में से 3 घटाएंगे 4 प्राप्त होगा। ठीक है, और जोड़ते जाएंगे सभी को। आप 7 में से 10 घटाएंगे -3 आएगा तो आप धनात्मक लिखेंगे 3। आप सिविल में से फिर 10 घटाएंगे तो आप -3 आएगा तो +3 लिखेंगे। ठीक है, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से 7 घटाएंगे 0 आएगा। ठीक है, प्लस 7 में से 10 घटाएंगे -3 आएगा तो आप 3 लिखेंगे। 7 में से 5 घटाएंगे आपका 2 आएगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं कि आंकड़ों की संख्या n से भाग देते हैं। तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7 है तो आप 7 से भाग करेंगे। ठीक, यहाँ पर साथियों इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर आपको रिजल्ट प्राप्त होता है 18। 4 3 7 3 10 3 13 5 18। ठीक है, बटे आंकड़ों की संख्या 7। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है 18/7 प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से इन सभी आंकड़ों का जो माध्य विचलन होगा वो साथियों 18/7 होगा। ठीक है, उम्मीद है साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम आंकड़ों को या संख्याओं का माध्य विचलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो भी आपको आंकड़े दिए होते हैं उन सभी आंकड़ों का सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, माध्य कितना है? 7 है। तो आप क्या करते हैं माध्य ज्ञात करने के बाद माध्य में से प्रत्येक संख्या को घटाते हैं। ठीक है, जो भी आपका अंतर आए तो उसे धनात्मक लिखेंगे। उसके बाद सभी संख्याओं को जोड़ करके आप आंकड़ों की संख्या से भाग देंगे n से। ठीक है, यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7 है तो आप 7 से भाग करेंगे तो फिर जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपका आंकड़ों का संख्याओं का माध्य विचरण होगा। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में। ठीक है, दोस्तों अगर हम बात करें कि विचरण गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है तो साथियों विचरण गुणांक जो होता है वो एक प्रकार से माध्य के सापेक्ष एक परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम हमेशा परसेंट या प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विचरण गुणांक होता है वो मानक विचलन और माध्य के अनुपात के रूप में परिभाषित होता है, जिसे हम परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक, साथियों इस प्रकार से जो विचरण गुणांक होता है वो मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100 के बराबर होता है। ठीक है, उम्मीद है साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आइए इस पर एक सवाल देखते हैं। साथियों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि एक वितरण का माध्य दर 80 है और मानक विचलन 16 है तो विचरण गुणांक क्या होगा। ठीक है साथियों, आप लोग सवाल में देख पा रहे होंगे यदि एक वितरण का जो माध्य है वो 80 है और उसका मानक विचलन 16 है तो विचरण गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो साथियों जैसे कि आप जानते हैं कि विचरण गुणांक जो होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो साथियों विचरण गुणांक जो होता है वो किसके बराबर होता है? मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100 के बराबर। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो मानक विचलन है वो यहाँ पर कितना दिया गया है? 16। ठीक है, 16 बटे माध्य कितना है? यहाँ पर 80 दिया गया है तो 16/80 इंटू 100 करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको? 16/80 और 100 में से 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है आपको? 20। ठीक है, 20%। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यदि किसी वितरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है तो उसका जो विचरण गुणांक होगा वो कितना होगा? वो आपका 20% होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। साथ ही यहाँ पर अगला सवाल है, यदि एक बंटन का माध्य 24 है तथा मानक विचलन 6 तो विचरण गुणांक क्या होगा। ठीक है, साथ ही आप लोग सवाल में देख पा रहे होंगे यदि एक बंटन का माध्य यहाँ पर 24 दिया गया है और मानक विचलन 6 दिया गया है तो इसका विचरण गुणांक आपसे पूछा गया है। आप दोस्तों जानते हैं कि विचरण गुणांक किसके बराबर होता है? तो मानक विचलन बटे माध्य इंटू 100 के बराबर होता है। तो साथ ही यहाँ पर जो आपका विचरण गुणांक होगा वो क्या होगा? मानक विचलन यहाँ पर 6 दिया गया है आपको बटे माध्य यहाँ पर आपको 24 दिया गया है। ठीक है, इंटू 100 करेंगे। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं साथियों, ये प्राप्त होता है आपको 6 चौको 24 और 100 में से आप 4 को भाग देंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 25%। ठीक है, तो साथियों यदि किसी बंटन का माध्य अगर 24 है अगर मानक विचलन 6 इसका जो विचरण गुणांक होगा कितना होगा? 25% होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे सवालों को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हो सके तो आप वीडियो में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। साथियों अगली वीडियो में हम सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आने वाले रेलवे का सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।